कल हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी, उसमें कंबाइंड मीन भी हमने पढ़ा था, इसके अलावा हमने वेटेड मीन भी कर लिया था। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मैं इसकी किसी भी चीज़ की किसी भी जो मेथड है, जैसे अरिथमेटिक मीन था या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली उसका फार्मूला होता है। जैसे अरिथमेटिक मीन हम कहते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्चुअली इसका फार्मूला भी यही है। इसी तरह अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, n पॉजिटिव वैल्यूज। पहली रिस्ट्रिक्शन तो वो आपको यहीं पे लगा रहा है कि देयर शुड बी पॉजिटिव वैल्यूज, नो नेगेटिव वैल्यू, नो जीरो वैल्यू, राइट। तो उसको वो सिंबल्स में लिख रहा है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इज दी, होता क्या है n पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, इज दी पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। nth रूट, आपने स्क्वायर रूट तो पढ़ा होगा, ये देखिए ये स्क्वायर रूट है, लेट्स सपोज ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो आप इसे क्या लिखोगे, 4 रेज टू द पावर 1/2, ये होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी आप इसको यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये पावर 1/2 होगी। तो nth रूट क्या होता है कि यहाँ पे n लिखा होता है, यानी जो भी नंबर है, जैसे लेट्स सपोज अगर 4 ही है तो उसकी पावर क्या आएगी, 4 रेज टू द पावर 1/n, तो इसको आप कहते हो nth रूट। nth रूट होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं आप उनका प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद उसकी पावर कितनी ले लो, 1/n, दिस इज कॉल्ड द nth रूट, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, कि आप अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो सबको और फिर उनका जो पावर है वो 1/n ले लो। तो ये आप लोगों के पास जो है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाई हैं उसका क्या मकसद है, कि उसने कहा n पॉजिटिव वैल्यूज के देयर शुड बी पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज या जीरो वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होता। देखिए अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आप किसी भी नंबर की पावर जो है वो 1/n नहीं ले सकोगे, वो मैथमेटिक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो और जब जीरो आ जाएगा, अगर जीरो आ जाए डेटा में तो वो आपने जाहिर मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लिकेशन जब जिस जिस भी नंबर की जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा जो भी नंबर, वो क्या आ जाएगा, वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, यानी आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डेटा सेट हो और आप लोग उसको लाइक डेटा सेट है 5 3 5 9 -2 और 0 और 4, लाइक ठीक है, और आप कहो कि जी हम ये दो वैल्यूज यहाँ से निकाल देते हैं और बाकी वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी डेटा सेट जिसमें नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू आ जाए उसके लिए आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। दोबारा बता रही हूँ इस बात को, ऐसा नहीं करना कि कोई नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू आ गई है तो आप उस वैल्यूज को वहां से निकाल के बाकी डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लो, बल्कि ऐसे सिनेरियो के लिए जिसमें नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू आए आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ना बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगते हो तो वो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं। जैसे अगर आपके पास डाटा जो है, डाटा वैल्यूज जो हैं वो 100 है, 29 290 है, 1000 है, लाइक ये 1050 है, ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। अब ऐसी 50 वैल्यूज हैं, आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो फिर आपका कैलकुलेटर भी उसका जवाब दे जाएगा कि ये प्रोडक्ट इतनी बड़ी है कि स्क्रीन पे शो नहीं हो सकती है। तो ये इस लिहाज से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसके बजाय ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये दोनों एक दूसरे की ही जो है वो कह लें कि फॉर्म्स हैं,
इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें ये होता है कि डेटा वैल्यूज अगर बड़ी-बड़ी भी हैं तो उनको कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। फॉर्मूले में करना क्या है, आपने एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n log of xi divided by n। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने तमाम x की वैल्यूज का लॉग लेना है, फिर उसको सम करना है और फिर उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसका आपने एंटी लॉग लेना है। यह नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल की हुई है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए जरा, ये देखिए उसने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया हुआ है। ये पहले दो जो कॉलम है ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए हैं, उसने दूसरे वाले फार्मूला से किया। मैं आपको दोनों से करके दिखा देती हूँ। तो अब ये फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने 3 का लॉग लिया और लॉग लेने के बाद ना कम से कम 3 डेसिमल या 4 डेसिमल्स तक वैल्यू जरूर लिया करें, वो फिर जो पॉइंट्स में एरर आ रहा होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। 5 का लॉग ले लें, 6 का लॉग ले लें, फिर अगेन 6 का लॉग, 7 का लॉग, 10 का लॉग, 12 का लॉग। टोटल यहाँ तक वैल्यूज थी और ये क्या है, सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई। तो आपने इनका सम कर लेना है। जब इस कॉलम का हमने सम किया है तो ये आया 5.6567। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। उसने पुट नहीं किया, मैं डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास 5.6567 5.6567 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी है, 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी है, 7। 5 पॉइंट है ये दरमियान में ना, थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, 5.6567। ठीक है, और अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। इसको इस पे डिवाइड करें तो वो आपके पास क्या आ जाता है, देखते हैं इसको डिवाइड करके। 5.6567 डिवाइडेड बाय 7 ऑब्जर्वेशन से 7, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.081। तो ये आपके पास आ रहा है एंटी लॉग ऑफ, पहले एंटी लॉग लिखना है ना आपने, एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, 0.8081 राइट। अब आप इसका एंटी लॉग ले लें। ठीक है, वो जो एल और जी लॉग लिखा होता है ना आपके कैलकुलेटर में, शिफ्ट के साथ उसी बटन को प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा आपके कैलकुलेटर पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8081। तो ये आ गया 6 ये आंसर जो आ रहा है ना वो आ रहा है 6.4283। ठीक है, लेकिन उसने 2 में लिख दिया 6.43। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है, इस तरह से आपने, अच्छा दूसरे से भी एक दफ़ा मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, दूसरे फार्मूला से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये इसमें मैं स्टारिक का साइन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्रॉस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय और एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 12 लास्ट वैल्यू। ठीक है, और इसकी पावर आप कितनी लोगे, रेज टू द पावर आप लोगे इसकी 1/7। रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 1/7। रेज टू द पावर आ जाएगा 1/7। ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आप इससे भी कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो हमारे पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आप लोगों के पास क्या है, इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको पहले कराऊंगी। हार्मोनिक मीन
सबसे पहले तो ये वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। जैसे x है तो उसे 1/x कर देना, 5 है तो उसे 1/5 कर देना, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। जैसे 4/5 है तो आप उसे 5/4 कर दोगे। Harmonic mean of a set of n values x1, x2 and so on xn is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values. उसने दो reciprocal के words use किए हैं, reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values, कि आपने ऐसे arithmetic mean का ये reciprocal है जिसको आपने reciprocal of the values के लिए calculate किया हो। वैसे हमें पता है, देखिए हमें पता है arithmetic mean क्या होता है, sum of x over n। अगर यही अर्थमेटिक मीन मैं रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर लूं, मतलब 1/x सम ऑफ 1/x ओवर n, इसका फिर आप रेसिप्रोकल कर लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 ओवर x, राइट। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको भी कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखिए, ये x का कॉलम है, आप इसे 1/x जो है वो कैलकुलेट कर लें, यानी 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, और वही उसने 3 डेसिमल्स तक लिया हुआ। आप इसको सम करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने इसको पुट कैसे करना है, यहाँ पे ये देखिए n कितना है हमारे पास, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 1.1929, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 7 पे इसको डिवाइड कर लें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5.87, राइट, 5.87। So what is the relationship between geometric mean, harmonic mean and arithmetic mean? इन दोनों में क्या रिलेशन, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? Arithmetic mean is greater than harmonic mean is greater than geometric mean. Sorry. Arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean. ठीक है, हमेशा आप देखोगे जिस भी डाटा सेट के लिए कैलकुलेट करोगे, हमेशा अर्थमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा आएगा, देन ज्योमेट्रिक मीन का, देन हार्मोनिक मीन का। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ उस वक्त फुलफिल की जा सकती है जब आप लोगों के पास जो है डाटा में सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज हों, कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ना करती हो या फिर जीरो वैल्यू ना आ रही हो। एक और चीज, हार्मोनिक मीन जो है वो भी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, उसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाए हार्मोनिक मीन में या डाटा में, या पॉजिटिव आ जाए तो कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन अगर डाटा में कोई भी जीरो वैल्यू आ गई है तो उस डाटा सेट के लिए आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि देखिए आपने x का लेना है रेसिप्रोकल, तो 1/0 क्या होता है, दैट इज अनडिफाइंड। तो इसलिए अगर डेटा में कोई जीरो वैल्यू आ रही है उस पूरे डेटा सेट के लिए आप लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोड। मोड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट method to calculate the measures of central tendency. The most frequent value of the data, the most frequent value also called nominal average. ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी आपके डाटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है उसको आप लोग मॉड कहते हो। ये देखिए, ये उसने ऐसी एक डायग्राम में शो किया हुआ है कि 1 एक दफा आ रहा है, 3 भी एक दफा आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, 9 3 टाइम्स आ रहा है, 10 1 टाइम आ रहा है, 12 2 टाइम्स, 13 1 टाइम एंड 14। ये आपके पास कोई डाटा सेट था तो सबसे ज्यादा दफा यानी 9 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो सबसे ज्यादा दफा जो डाटा जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको आप लोग मॉड कहते हो। ये देखिए यहाँ पे कोई भी सारी वैल्यूज एक एक दफा आ रही हैं, सो देयर इज नो मॉड। यहाँ पे हम इसको मॉड को जीरो नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे देयर इज नो मॉड। इसका क्या मतलब है कि डाटा में मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। एक से ज्यादा मॉड भी हो सकते हैं डाटा में,
एक भी हो सकता है। अगर डेटा में सिंगल मॉड है तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आपके डेटा में दो मॉड हों दैट इज कॉल्ड बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मोर देन टू मॉड्स हों तो देन आप इसे कहते हो मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तब आप इसे क्या कहते हो? मल्टी मॉडल। एक मॉड है तो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, दो मॉड हैं तो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, और मोर देन टू मॉड्स हैं तो आप इसे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन आपके पास आगे हमारे पास है पोजिशनल मेजर्स। इसमें ना इनको आप लोग कलेक्टिवली जो है आप इन्हें क्वांटाइल्स भी कहते हो। आप इन्हें कलेक्टिवली क्वांटाइल्स भी कहते हो। ठीक है, अब जो क्वांटाइल्स होते हैं इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए ज़रा, ठीक है, डायग्राम की तरह आपको शो करवा के दिखा देती हूँ। पोजिशनल मेजर्स भी कहते हैं। ये डेटा को ना कुछ पार्ट्स में, ये वो वैल्यूज होती हैं जो आपके डेटा को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जैसे इसमें क्वांटाइल्स में आ जाता है सबसे पहले तो मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वार्टाइल्स। इसकी एक टर्म है क्वार्टाइल। ठीक है, फिर आ जाता है डिसाइल्स, फिर आपके पास आ जाता है परसेंटाइल्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है परसेंटाइल्स। ठीक है, मीडियन जो है वो आपके डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन जो है वो आपके डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन डिवाइड योर डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। फिर आ जाते हैं क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स आपके डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल्स डिवाइड योर डेटा सेट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सिमिलरली deciles divide your data set into 10 equal parts, right? And the last is percentile that divides your data set into 100 equal parts. ठीक है, तो ये सारे के सारे इनकी कैलकुलेशंस एक जैसी होंगी, सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा चेंज आएगा। जो टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो थ्री में करेगा, जो फोर में करेगा, जो 10 में, और जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इन चीज़ों में सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास मीडियन। मीडियन डिवाइड योर डेटा सेट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। इट्स द मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डेटा सेट। अगर आप अपने डेटा सेट को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो तो उसमें जो मोस्ट सेंट्रल पोजीशन पे वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन। ठीक है, उसमें वो लिखता है, यहाँ पे देखिए वो लिखता है इफ एन इज ऑड इफ एन इज इवन। मैं आपको इस चक्कर में नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें, कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करें कि अगर ऑड है तो भी कैलकुलेशन हो जाए, इवन है तो भी कैलकुलेट हो जाए।
ये देखिए उसने फार्मूला ये हमें मीडियन का दिया हुआ है। हम यहाँ पे कुछ डेटा सेट कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्स क्या है मेरे पास, Q 4 6 8 और 10, ऐसे ही मैं कुछ 5 वैल्यूज लिख लेती हूँ। ठीक है, 5 वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला जो उसने लिखा है वो है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। ये देखिए इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1। अब n प्लस 1 हमारे पास क्या, n कितना है इस डाटा में, 5 ऑब्जर्वेशन है। 5 ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना डाटा ये वाला, तो इसमें n कितना है, 5 प्लस 1, 5 था n, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इक्वल टू साइज ऑफ 5 plus 1 over 2. 5 plus 1 is 6. 6 divided by 2 is 3. So this is third observation. This is third observation. ठीक है. So let's see what is the third value in our data set. This is third value. तो 1 2, पहले आपने अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपने अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये डाटा चूंकि ऑलरेडी अरेंज था इसलिए इसमें हमें इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ज़रा, इसमें थर्ड वैल्यू क्या है, दिस इज 6। सो वी कैन से दैट तो ये आप लोगों के पास जो है मीडियन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, सो दिस इज कॉल्ड द मीडियन। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाटा में चेंज कर देती हूँ। देखिए ज़रा, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा वैल्यूज़ थी वो ये थी x 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड कर देती हूँ 12। अब अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 6। 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 1 इज 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ना तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है डेटा में, ना ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में कोई ऑब्जर्वेशन है। देखिए अगर यहाँ पे होल नंबर आया था तो मैंने डायरेक्ट काउंट कर लिया था कि इतने नंबर की वैल्यू उठानी है। अब ना तो ये तीसरी वैल्यू है ना ये चौथी वैल्यू है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना चाहिए। आप लोग क्या करोगे, ये देखिए, अब आप यहाँ पे लिखोगे 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.b a प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, a प्लस 1th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। अब आप देखें कि मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है फॉर्मूला को। अब a क्या है, पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है, इसमें जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जैसे 3 है दैट इज a, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है दैट इज b। ठीक है, अब मैं इसको पुट करती हूँ, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हम वहां से पोजीशन उठा लेंगे। तो 8th वैल्यू क्या है, a जो है वो पहली वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो b है तो 0.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है a प्लस 1 यानी 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 माइनस 8 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया, इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन
प्लस 0.5, ठीक है, और साथ में 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4th, माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने डाटा में देख लें, अब आप अपने डाटा में देखें कि थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 है, 6 है, और जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो 8 है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0.5। अब 0.5 पोजीशन नहीं है, वो वैल्यू है, ठीक है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 8, माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 6, राइट। अब आप इसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे जगह कम है तो हम आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू 6 प्लस 0.5, और इसको माइनस करेंगे 8 में से 6 को तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस 0.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 आ जाता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है, तो ये आ जाता है 7, ठीक है। तो ये आपके पास अब मीडियन आ गया। तो बात सिंपल सी है कि अगर इसके बाद जो है वो होल नंबर आ जाता है, आप फार्मूला कैलकुलेट करते हो और आपके पास होल नंबर आ जाता है यहाँ पे ये, तो आप डायरेक्टली उसका नंबर उठा लोगे वहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पोजीशन आ जाती है तो हम फार्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अब आप लोगों को एक डाटा सेट दे रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करें। 34, 59, 54, 82 से 67, 78, 44, 25, 19 और 88, ठीक है। ये 10 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज हैं। आपने इसके लिए अभी मीडियन कैलकुलेट करके देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा।